अंग्रेज़ों के कर्नाटक से संबंधों का हम लोग को ज़िक्र करना है। तो मैं पहले तो स्पष्ट कर दूँ आप लोगों को कि कर्नाटक उस ज़माने में, आज का कर्नाटक मत समझिएगा। उस ज़माने के कर्नाटक में आज का तमिलनाडु और आज का कर्नाटक, ये दोनों लगभग शामिल हैं। होगा क्या कि 1746 में जब पहली बार दक्षिण की राजनीति में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी लड़ना शुरू करेंगे, और इस लड़ाई का कारण हिंदुस्तान में नहीं था। जो पहला कर्नाटक युद्ध होगा 1746 से 1748 तक, इसके कारण यूरोप की राजनीति में निहित थे। यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था, और इस युद्ध में इंग्लैंड और फ्रांस एक दूसरे के सामने थे, एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध कर रहे थे। उसी युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत की भूमि पर भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में संघर्ष आरंभ हो गया। उस समय फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल था डुप्ले, और डुप्ले ने पहल ली और उसने ला बोर्दे के नेतृत्व में एक नौसेना भेजा। आपको बता दें कि अगर आप गौर करें तो मद्रास, जो अंग्रेजों के 3 प्रमुख भारत में केंद्र थे, मुंबई, मद्रास और कोलकाता। कोलकाता उनकी प्रशासनिक सबसे बड़ा केंद्र था, और इसके अलावा मुंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी होती थी। मद्रास भी आजकल के तमिलनाडु का जो कैपिटल सिटी है, जिसका नाम बदल के अब चेन्नई हो गया है, वहाँ पर अंग्रेज़ों का एक फोर्ट हुआ करता था, अभी भी है, जो आप देख सकते हैं वहाँ। और पांडिचेरी एकदम सटा हुआ मद्रास के करीब ही, तो रात भर के ओवरनाइट जर्नी है, और पांडिचेरी है, वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासनिक हेडक्वार्टर था। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने नौसेना भेजकर मद्रास पर आक्रमण किया और मद्रास पर कब्जा कर लिया। जब मद्रास पर कब्जा कर लेंगे तो अंग्रेज जो हैं वो कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन से शिकायत करेंगे और मदद मांगेंगे कि देखिए साहब, हमारे ऊपर इन्होंने कब्जा कर लिया। अनवरुद्दीन अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद में 10,000 सैनिकों की एक सेना उनकी मदद के लिए भेजेगा, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को चेतावनी देगा कि उसकी भूमि पर ये सब युद्ध न किया जाए और वो अपना कब्जा मद्रास से हटा लें। लेकिन फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं को तो हरा ही दिया था, अब उन्होंने नवाब की सेनाओं को भी हरा दिया। तो पता चल गया कि अब उनकी सैनिक श्रेष्ठता में भारतीय शासक कहीं टिक नहीं रहे हैं, और भविष्य की दक्षिण भारत की राजनीति का इसने संकेत दे दिया, और दक्षिण भारत के शासकों की सीमा भी स्पष्ट हो गई। तो अनवरुद्दीन की सेनाओं को हरा दिया, लेकिन ये तो अच्छा हुआ कि 1648 में उत्तराधिकार का, जो 1748 में उत्तराधिकार का युद्ध जो है वो समाप्त हो जाएगा, और एक संधि हो जाएगी जिसके चलते ये युद्ध बंद हो जाएगा 1748 में। और इसमें जो है फ्रांसीसी ऊपर हैं, अपर हैंड उन लोगों का है, अंग्रेज थोड़े दबी स्थिति में हैं। तो युद्ध के कारण कोई समाप्त नहीं हुए हैं, सिर्फ यूरोप के कारण से शुरू हुआ था, तो यूरोप में युद्ध समाप्त हुआ, तो यहाँ भी युद्ध समाप्त हो गया। लेकिन जो राइवलरी है, जो प्रतिस्पर्धा है, प्रतिद्वंदिता है, वो बनी हुई है दोनों कंपनियों के बीच में दक्षिण की राजनीति में। दूसरा युद्ध की परिस्थिति ऐसे तैयार होती है, दूसरे कर्नाटक युद्ध की, कि अनवरुद्दीन जो अंग्रेजों का समर्थक था, उसकी मौत हो जाएगी 1749 में, और उसके यहाँ 2 दावेदार गद्दी के आ जाएंगे। एक तो अनवरुद्दीन का बेटा है जिसको अंग्रेज समर्थन कर रहे हैं, और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का समर्थक उम्मीदवार जो होगा वो चांदा साहिब होगा। ये दोनों कर्नाटक की गद्दी पर अपना दावा पेश करेंगे। उसी समय हैदराबाद, जो कि अंग्रेजों के द्वारा सहायक संधि में बंधा हुआ राज्य था, वहां भी
नवाब निज़ाम की मृत्यु होगी और निज़ाम के उत्तराधिकारी के लिए जंग शुरू होगी, आंतरिक जंग शुरू होगी। उसमें मुजफ्फर जंग और आप देख सकते हैं उसको, तो वहां भी एक जंग, तो दोनों जगह उत्तराधिकार में एक दो उम्मीदवार हैं और एक उम्मीदवार का समर्थन अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और दूसरे उम्मीदवार का समर्थन फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। और इस तरह से दूसरा कर्नाटक वॉर शुरू हुआ। और इस वॉर में जो 1749 से 1754 यानी 5 वर्षों तक चला, इसमें अंततः अंग्रेज जीत जाएंगे और फ्रांसीसी लोगों को इस बार हार गए। तो पहले कर्नाटक वॉर में फ्रेंच जीते, दूसरे कर्नाटक वॉर में ब्रिटिश जीत जाएंगे। और इस बार भी ये जो संधि होगी वो स्थायी नहीं होगी। और 1754 में संधि होने के ठीक एक साल बाद या दूसरा साल कह लें, 1756 में फिर ये युद्ध शुरू हो जाएगा। और इस बार युद्ध का कारण फिर यूरोप का में है। यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में एक 7 वर्षीय युद्ध शुरू होगा जो 1756 से 1763 तक चला। और इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप वहां जब युद्ध होता था तो जहां जहां उपनिवेश होते थे और जहां जहां ये राइवल ताकतें होती थी वहां वहां भी युद्ध शुरू हो जाता। तो भारत में भी 1756 में तीसरा कर्नाटक वॉर शुरू होगा और ये 1763 से चलेगा। और इसमें फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की निर्णायक रूप से 1760 में वांडीवाश के युद्ध में पराजय होगी। परिणाम ये होगा कि 1761 में अंग्रेज फ्रांसीसियों के सबसे बड़े केंद्र पांडिचेरी पर कब्जा कर लेंगे, उसको पूरी तरह नष्ट भ्रष्ट कर देंगे और फ्रांसीसियों की ताकत को पूरी तरह से हिंदुस्तान में कमजोर कर देंगे। लेकिन 1763 में पेरिस की संधि होगी जिससे सप्तवर्षीय युद्ध का समापन होगा और उसमें यह तय होगा कि पांडिचेरी फ्रेंच लोगों को वापस मिल जाएगा। लेकिन अब वो जो जो उनके पास इलाके हैं भारत में उनको वापस दिए जा रहे हैं, लेकिन अब उन इलाकों में वो किलेबंदी नहीं कर सकते। व्यापार तो कर सकते हैं लेकिन किलेबंदी नहीं कर सकते। यानी 1763 में निर्णायक रूप से यह तय हो गया कि फ्रांसीसी अब भारत की राजनीति में प्रत्यक्ष तौर पर कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। बाद में उन्होंने छुपे तौर पर उन्होंने मदद की, हथियार बेचे, लेकिन अब वो उनकी हैसियत राजनीतिक तौर पर समाप्त होगी और वो कुछ जगहों तक उनको पांडिचेरी, माहे, कराईकल, इन 4-5 जगह जो थे उनके, चंद्रनगर बंगाल में, इन सब जगहों पर वो रहेंगे और वहाँ से व्यापारिक गतिविधियाँ चलाते रहेंगे। और ये जो उनके उपनिवेश हैं, फ्रेंच उपनिवेश, ये आज़ादी के समय तक बने रहेंगे। तो इस तरह से 1763 यानी 1746 से लेकर 1763 के 17 वर्षों में 3 युद्ध हुए। पहले में फ्रांसीसी जीते, दूसरे में अंग्रेज जीते, तीसरे में अंग्रेज जीते। ठीक, तो इस तरह से पूरा दक्षिण भारत की राजनीति में निर्णायक रूप से ब्रिटिश लोगों का, ईस्ट इंडिया कंपनी का दबदबा कायम हो गया और ये साबित हो गया कि दक्षिण भारत की कोई शक्ति उनको अब चुनौती देने लायक नहीं रही। एक शक्ति थी मैसूर, जिसको 1799 तक उसने चुनौती दी इनको, और मैसूर युद्ध के बाद, चतुर्थ मैसूर युद्ध के बाद वह चुनौती भी समाप्त हो गई। तो पूरे दक्षिण भारत में एक तरह से अंग्रेजों का वर्चस्व कायम हो गया। स्थानीय राजाओं ने उनसे या तो सुरक्षा ले ली और उनके अधीनस्थ राज्य के तौर पर अपने को बरकरार रखा। ठीक है, अब जो अंतिम जिस राज्य का हम लोग को जिक्र करना है वो है पंजाब। पंजाब को राजा रणजीत सिंह ने पंजाब के राज्य को कायम किया था, हम सबको पता है। और उन्होंने 1801 से लेकर 1839 तक रणजीत सिंह ने इस राज्य को अंग्रेज़ों की नज़र से बचा के रखा। और 1809 में उसने, अंग्रेज ज़्यादा आक्रामक न हो इसलिए 1809 में उसने अमृतसर की संधि भी अंग्रेज़ों से कर ली थी। इसमें तय हो गया था कि पंजाब सतलज नदी के उस तरफ का हिस्सा पंजाब के राजाओं के पास रहेगा और सतलज नदी के इस तरफ का हिस्सा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाएगा। लेकिन इन सब के बावजूद जब रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाएगी 1839 में, तो अंग्रेज अब इस राज्य के लिए की तरफ अपना निगाह डालेंगे और पहला
अंग्रेज़ों और सिखों के बीच में पहला युद्ध होगा 1845 और 46 में, जिसमें अंग्रेज विजयी हो जाएंगे। लाहौर की संधि होगी और उसमें अंग्रेज पंजाब के ऊपर लगभग एक तरह से इनडायरेक्ट पोजीशन में पहुंच जाएंगे, टर्म्स अपने डिक्टेट करने के लिए। और इसी के 2 साल बाद 1848 और 49 में फिर से चूंकि युद्ध संधि हो गई है लाहौर की, लेकिन एक दूसरे पर अविश्वास है और अस्थिरता है पंजाब के दरबार में, लिहाजा फिर एक बार युद्ध होगा 1848 और 49 में, और इसमें निर्णायक रूप से अंग्रेज विजयी हो जाएंगे और कोई संधि नहीं करते। वो उस पूरे पंजाब को महाराजा दिलीप सिंह को, जो वहाँ के राजा हैं, उनको इंग्लैंड भेज दिया जाता है और उनके पूरे राज्य पर कब्जा कर लिया जाता है और उसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है। तो 19वीं शताब्दी के मध्य में, यानी कि 1857 के विद्रोह के मुश्किल से 8 वर्ष पहले पंजाब को भी अनेक्स कर लिया गया था। 1849 में पंजाब को अनेक्स किया गया, 1856 में अवध को कुशासन के नाम पे अनेक्स कर लिया था। तो ये सब कारण बनेंगे 1857 के विद्रोह को के लिए। तो ये थे जो आपके सिलेबस में है नेट के, ये 6 राज्यों का जिक्र है, मराठों का जिक्र नहीं था इसमें, तो मैंने उनकी बात नहीं की। अब इसके बाद हम लोग को 1857 के महाविद्रोह पर बात करनी है, जो मैं अगली बार आपसे करूंगा।